राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी? सेक्शन नंबर 10 तक हम कंप्लीट करवा दिया था मैंने। सेक्शन नंबर 9 बता दिया था। सेक्शन नंबर 10 आज हम करेंगे, डील करेंगे सेक्शन नंबर 11 से। टॉपिक का नाम एक बार पढ़ लेते हैं। टॉपिक का नाम नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। मैरिज के बारे में कहा गया है और डाइवोर्स के बारे में पढ़ा गया है। तो इसमें देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन है जब हम मैरिज को नलिटी कर डिक्लेयर करवा सकते हैं, यानी कि हम उसको रद्द करवा सकते हैं जैसे कि वो कभी हुई नहीं थी। और कौन सी सिचुएशन है जब डाइवोर्स लिया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैरिज के लिए नलिटी का वर्ड यूज होता है, बट डाइवोर्स के लिए नलिटी का वर्ड यूज नहीं होता। ये चीज याद रखना। यहाँ पे जो नलिटी का वर्ड है ये सिर्फ मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, डाइवोर्स के में नहीं। डाइवोर्स के लिए कुछ और यूज होता है। डाइवोर्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज द राइट वर्ड टू यूज फॉर डाइवोर्स। ठीक है, शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 11 से। सबसे पहले हमारा बात करता है वॉइड मैरिजेस के लिए। एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो इसको हाईलाइट कर लेंगे पहले। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट यानी कि इस एक्ट के बाद जो शादियां हुई है ना, उन्हीं को हम वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। इस एक्ट के आने से पहले, यानी कि ये एक्ट कब आया था हमारा? 1955 का एक एक्ट है। 1955 से पहले जितनी भी शादियां हुई थी, अब वो चाहे जिस भी कंडीशन से हुई, जैसी भी हुई हो, हम उनको वॉइड डिक्लेयर नहीं करा सकते। आगे क्या कहता है? एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड। अब देखो, वॉइड और वॉइडेबल का जो डिफरेंस है ना, वो बेसिकली होता क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ, उससे आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है वॉइड और यहाँ वर्ड यूज हो रहा है वॉइडेबल। ठीक है, सेक्शन 11 और 12 क्या बात करता है? सेक्शन 11 और 12 जो होता है वो हमारा बताता है कि कौन सी सिचुएशंस में हम मैरिजेस को वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं और वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं, लेकिन वो कहीं भी ये डिफाइन नहीं करता कि कौन सी मैरिजेस जो है वॉइड कहलाती है, कौन सी वॉइडेबल कहलाती है। अब मान लीजिए कि हम शादी की बात कर रहे हैं, जैसे मैरिजेस की बात कर रहे हैं, दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक का हो गया, हमारा हो गया वॉइड मैरिज, और एक होगी वॉइडेबल। वॉइडेबल को हम वी ओ के नाम से रख देते हैं, और ये हमारा वी या V1 मान के चलो इसे। ठीक है, ये इसको शून्य ये पहले से होती है। अब जो है V1, ठीक है, जो V1 है ना, इसको आप वॉइडेबल मान लो, इसको मान लो वॉइड, क्योंकि इसको हम शून्य भी करार करते हैं, तो V0 के नाम से आपसे ध्यान रखोगे। अब देखो, वॉइड मैरिज में क्या होता है कि अगर कोई शादी वॉइड होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोर्ट से चाहो तो आप कोर्ट से डिक्लेयर तो करवा सकते हो उसको वॉइड, लेकिन अगर आपके जो स्पाउस है, चाहे वो हस्बैंड और वाइफ हो, अगर वो सोचे कि मैं अपने मैरिजेस के जो राइट है उनको एनफोर्स करा लेती हूँ, दैट ही और शी कैन नॉट डू। लेकिन अगर वॉइडेबल मैरिजेस की बात करें, तो मैरिजेस के जो राइट होते हैं दैट कैन बी एनफोर्स्ड, यानी कि आप अगर शादीशुदा हो, ठीक है, भले ही आपकी शादी जो है वॉइडेबल थी, लेकिन अगर आपने कोर्ट से डिग्री लेके डिक्लेयर नहीं करवाई ना वॉइडेबल, तो जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स 9 RCR जिसे हम कहते हैं, सेक्शन नंबर 9 के अंदर जो होता है 9 RCR भी जिसे कहा जाता है, वो आपके अगेंस्ट इन्फोर्स कराया जा सकता है। उसके लिए जो है कोर्ट से डिग्री ली जा सकती है, यानी कि आप जो है अपनी शादी के जो आपके कर्तव्य होते हैं, जो आपकी ड्यूटीज होती हैं, उसके लिए लायबल होंगे दोनों पार्टनर। ठीक है, एक दूसरे के प्रति लायबल होते हैं वो ड्यूटीज से। लेकिन वही अगर हम वॉइड मैरिजेस की बात करें, तब वहां पे जो है आप लायबल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अपने आप जो है आप अपने राइट्स एनफोर्स करा सकते हो, बिकॉज वो शादियां पहले से ही शून्य करार कर दी गई है। नल और वॉइड का मतलब ये होता है, नल एंड वॉइड, ऑलरेडी नल एंड वॉइड जो होती है उसको वॉइड, उसका मतलब शून्य ही होता है, जो पहले ही शून्य है। वॉइड का मतलब ये है, शून्य मतलब दैट डज नॉट एग्जिस्ट। शादी है ही नहीं आप लोगों के पे, और जब शादी है ही नहीं, तो फिर हम कैसे कहें कि भैया आप एक दूसरे के हस्बैंड या वाइफ है, आपका एक दूसरे के प्रति कोई राइट बनता है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है? कुछ नहीं कह सकते ना। लेकिन वॉइडेबल क्या कहते हैं कि शून्य करनी है, यानी कि जिसको आप शून्य करार करवा सकते हो, लेकिन वो ऑटोमेटिक अपने आप से शून्य नहीं है, उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर हम यूँ क्यों कहते हैं कि वॉइड मैरिज जो है कोर्ट की डिग्री से डिक्लेयर करवानी है? उसका सिंपली रीजन ये होता है कि मान लो ए है, ये ए है और ये बी है, इन दोनों की अब आपस में शादी हुई थी, लेकिन ए जो है ना, वाइफ ये कहती है कि भी हमारी शादी जो है वॉइड है, क्योंकि वो माइनर थी। ठीक है, या फिर ये कह लो कि वो सेपेंडस रिलेशनशिप में आते हैं, भाई बहन थे एक दूसरे की, ये वो। अब वो कहती है कि हमारी शादी वॉइड है, लेकिन बी कहता है कि नहीं, हमारी शादी वॉइड नहीं है, हम जो है वैलिड मैरिज है हमारी।
तो अब इस केस में जो इनके बीच में डिस्प्यूट आता है, ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है। अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ये देखेगी कि भैया ये वॉइड मैरिज है या नहीं है। और वॉइड मैरिज है या नहीं, उसके लिए वो क्या देखेगी? उसके लिए वो देखेगी सेक्शन नंबर 11 को, जो कि बताता है हमारी, क्या बताता है, कंडीशंस बताता है। कौन सी कंडीशंस? जिसके अंदर कोई भी शादी जो है वॉइड डिक्लेयर करी जा सकती है। ठीक है। तो इसलिए हमारा जो है वॉइड का कॉन्सेप्ट निकल के आया बाहर, वॉइड मैरिज का। तो कि वो शादी जो है शून्य है ऑलरेडी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसके कोई राइट्स नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। लेकिन फिर भी जब डिस्प्यूट ये आ जाता है कि कोई शादी वॉइड है या नहीं है, पार्टीज के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में आपस में अगर ऐसा डिस्प्यूट आ गया, तो वहां पे जरूरत पड़ जाती है कि आप फिर उसको कोर्ट से डिक्लेयर कराओ कि वो वॉइड है। दोनों पार्टीज को पता है, दोनों मानती हैं, तब तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई एक पार्टी भी अगर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वहां पे फिर कोर्ट जाना पड़ता है। इसीलिए वॉइड मैरिज का कॉन्सेप्ट आया। तो आगे होगा आपको समझ में कि वॉइड मैरिज और वॉइड का वॉइडेबल का क्या फर्क होता है। वॉइड मैरिज पहले से ही शून्य होती है, उसमें कोई राइट्स एनफोर्स नहीं करा सकते आप। वॉइडेबल में अपने राइट्स एनफोर्स करा सकते हो, अनलेस कि आप कोर्ट की डिग्री लेके आओ। ठीक है, अब इसमें आगे पढ़ते हैं हम अच्छे से। आगे क्या लिखा था? एनी मैरिज solemnized after the commencement of this act, ये हमने पढ़ लिया था, shall be null and void, and may, अब देखो मे का मतलब क्या है? कि आप जो है, आपकी चॉइस है, आप जाना चाहते हो जाओ, नहीं जाना चाहते मत जाओ। ऑन ए पिटिशन प्रेजेंटेड बाय इधर पार्टी, कोई भी पार्टी जा सकती है, अगेंस्ट द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट, बी सो डिक्लेयर्ड, मे बी सो डिक्लेयर्ड बाय अ डिग्री ऑफ नलिटी, नलिटी की डिग्री लेके। कब? इफ it contravenes any of the conditions specified in clauses फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब देखो फर्स्ट क्या बात करता है? फर्स्ट क्लॉज कहता है आपका कोई स्पाउस नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्लॉज कहता है कि आप जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो। फिफ्थ क्लॉज कहता है कि आप एक दूसरे के सपिंडाज ना हो। ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन में आप फॉल करते हो, तो आपकी जो है मैरिज वॉइड है। आप चाहें तो उसे कोर्ट से डिक्लेयर करवा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों पार्टीज एग्री करती है कि वॉइड है, तो कोर्ट से डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट, वॉइडेबल मैरिजेस। एनी मैरिज सोlemnized, अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, वेदर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। वॉइड मैरिज किस केस में करवा सकते हो? वॉइड मैरिज के लिए ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जो शादियां इस एक्ट के आने के बाद हुई हैं, सिर्फ वही वॉइड डिक्लेयर कराई जा सकती है। ग्राउंड्स, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लॉज ऑफ सेक्शन 5। लेकिन वॉइडेबल मैरिजेस भले ही इसके बाद हुई है, चाहे इससे पहले हुई है, 1955 से पहले भी शादी हुई है, वो भी आप वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकते हो। शैल बी वॉइडेबल एंड मे बी annulled, कैसे अनल करवा सकते हो? बाय अ डिग्री ऑफ नैलिटी, किन ग्राउंड्स पे? और एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं हम एक बार देखते हैं। सबसे पहला हमारा ग्राउंड इसमें आ जाता है, दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड। कंज्यूमेट का मतलब ये होता है कि जो हस्बैंड और वाइफ है, उनके बीच में शारीरिक संबंध नहीं बना है किसी भी तरीके से, तो हम उसको बोलते हैं कंज्यूमेट। अब किसी भी तरीके के शारीरिक संबंध का भी मैं मतलब बता दूं, सिंपली मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स होना। सो इफ सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर उनके बीच नहीं हुआ है, तो हम कहते हैं कि मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है। क्यों नहीं हो पाई है? उसका भी रीजन है, ड्यू टू दी इम्पोर्टेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट। इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पे, इम्पोर्टेंस है ये, मिसप्रिंट हो गया वो। ठीक है। इम्पोर्टेंसी, इम्पोर्टेंसी का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जो है, हम आसान भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इम्पोर्टेंसी का मतलब तो ये हो जाता है कि जो हस्बैंड है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। ठीक है। इम्पोर्टेंसी का मतलब क्या होता है कि नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग सेक्स, दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। तो पुरुष के लिए हम यूज करते हैं ये, हस्बैंड्स के लिए। तो जाहिर बात है रेस्पोंडेंट यहाँ पे मेल होगा, हस्बैंड होगा। दूसरी यहाँ पे बात आ जाती है, मैरिज इज इन कंडीशन स्पेसिस टू ऑफ सेक्शन 5। क्लॉज 2 की कंडीशंस वायलेट करती है। क्लॉज 2 किस बारे में बात करता है? क्लॉज 2 बात करता है हमारा, सबसे पहले बात करता है कि आप जो है अनसाउंड माइंड के हैं। ठीक है।
दूसरा आपका जो है मेंटल डिसऑर्डर है किसी तरीके का, दो आप साउंड माइंड के कंसेंट दे सकते हो लेकिन आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। या फिर इसमें और हमारी कंडीशन आ जाती है, जो अगर हम सेक्शन 5 की बात करें तो वो ये कहता है कि आपकी जो है ना इंसैनो इंसैनिटी के अटैक्स आते हैं, यानी कि आपके जो है दौरे पड़ते हैं आपको टाइम टाइम के साथ, समय समय के साथ। तो हम कहते हैं कि आप जो है इंसेन हो या आपको इंसैनिटी के अटैक्स आते हैं, तो हम कंडीशंस नंबर 2 ऑफ सेक्शन 5 को वॉयलेट करते हैं। तो अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो आपकी शादी वॉइडेबल डिक्लेयर करा जा सकती है। थर्ड इसमें आ जाता है पेटिशनर जो था, यानी कि जो कोर्ट में प्रेजेंट कर रहा है वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर कराने के लिए पेटिशन, उसका जो कंसेंट है ना, या अगर वो माइनर था तो उसके गार्डियन का जो कंसेंट है, कंसेंट ऑफ द गार्डियन, जो कि सेक्शन 5 के अंदर रिक्वायर्ड था बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन। देखो चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि रिक्वायर्ड था किसका कंसेंट, या तो पेटिशनर का या उसके गार्डियन का। वो किस तरीके से लिया गया था, वाज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, ठीक है। कैसे लिया गया था उसका कंसेंट, या तो फोर्स से लिया गया था, फ्रॉड से लिया गया था, या फिर या कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट था जो छुपाया गया था आपसे, और एनी सर्कमस्टेंसेस कंसर्निंग द रेस्पोंडेंट, ठीक है। ये चार कंडीशन है, फोर्स से, फ्रॉड से, मटेरियल फैक्ट को छुपाकर, या किसी और सर्कमस्टेंसेस जो रेस्पोंडेंट से कंसर्न करती है। अगर इन चार सिचुएशन में फॉल करता था और इन चार की चीजों की वजह से आपका कंसेंट ऑब्टेन किया गया था, तो हम कह देख सकते हैं कि आपकी जो शादी है वो वॉइडेबल डिक्लेयर करा जा सकती है अंडर सेक्शन नंबर 12। पॉइंट नंबर 4 जो बात करता है दैट द रेस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज वाज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन अदर देन द पेटिशनर। अब देखो ये स्पेसिफिकली ना वाइफ के लिए है, दिस सेक्शन इज स्पेसिफिकली फॉर वाइफ। जैसे हमारा जो सेक्शन नंबर 1 का क्लॉज ए था, ठीक है, ये हमारा ये हस्बैंड के तहत, प्योरली हस्बैंड के लिए इम्पोर्टेंसी की बात हो रही थी। क्लॉज डी जो है हमारा स्पेसिफिकली वाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ प्रेगनेंसी की बात की गई है कि अगर वाइफ जो है शादी से पहले ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट भी इस वजह उससे नहीं जिसके साथ शादी हो रही है, बल्कि किसी और इंसान से प्रेग्नेंट थी वो, तो आप जो है अपनी शादी वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकते हो। लेकिन देखो इसके लिए भी ना कंडीशन है, यानी कि जो सब क्लॉज 1 है हमारा, ठीक है, सब सेक्शन 1 है सॉरी, इसमें अगर आप डिक्लेयर कराना चाहते हो ना, और वो भी अगर आप क्लॉज सी और डी का बेनिफिट लेके इन दोनों में से किसी का ले करवाना चाहते हो, तो कुछ कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। क्या वो हमारा आगे बताएगा हमारा सब सेक्शन नंबर 2, जो क्या कहता है दैट नथिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन्ड इफ, इसको ऐसे पढ़ो पहले, ठीक है, नथिंग कंटेन्ड एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन्ड इफ, यानी कि सेक्शन सबसेक्शन 1 में जो भी कोई बात लिखी हुई है कोर्ट उसको नहीं सुनेगी अगर, क्यों नहीं सुनेगी, सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1, द पेटिशन इज प्रेजेंटेड मोर देन 1 year after the force has ceased to operate or as the case में बी द फ्रॉड हैज बीन डिस्कवर्ड। अब देखो फोर्स और फ्रॉड की बात हो रही है, फोर्स और फ्रॉड हमने कहाँ पढ़ा था, क्लॉज सी में, ठीक है, कि फोर्स या फ्रॉड से कंसेंट लिया गया है। यानी कि सबसेक्शन 1 जो कहता है कि अगर आपका कंसेंट फोर्स या फ्रॉड से लिया गया था तो आप अपनी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकते हो, नलिटी डिक्लेयर करा सकते हो। तो आपको प्रोवाइडेड ये है कंडीशन कि आपको 1 साल के अंदर अंदर आना होगा। लेकिन अगर आपकी शादी को 1 साल से ज्यादा हो चुका है और आपको पता चल गया था कि भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है, या आपका कंसेंट जो है फोर्स से जबरदस्ती लिया गया था, और आपको पता था कि अब फोर्स आपका वो सीज हो चुका है, अब आपके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है, आप जा सकते हो कोर्ट में मदद के लिए, लेकिन फिर भी 1 साल निकल जाता है और आप नहीं जाते हो, तो उस केस में फिर जो है आप पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, वहां पे कोर्ट आपको अलाउ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने बेनिफिट नहीं लिया 1 साल के अंदर जो लेना था, लिमिटेशन पीरियड है एक तरीके का ये, ठीक है। अभी
तो सबसेक्शन नंबर 2 में आपको बता रहा था, द पिटीशन इज प्रेजेंटेड मोर देन 1 ईयर, यानी कि जो है आपको पता चल गया कि आपके साथ जो है फ्रॉड हुआ था, फ्रॉड डिस्कवर कर लिया आपने, 1 साल हो गया आप जाते नहीं हो, या जो फोर्स से आपको लिया गया था लेकिन अब वो फोर्स जो है सीज हो चुका है, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप जो है फ्री हो जा सकते थे कोर्ट में, लेकिन आप गए नहीं गए। कब तक नहीं गए? मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल तक का टाइम था, आप 1 साल के अंदर अंदर जा सकते थे, लेकिन आप नहीं गए, अब 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो यहाँ पे एक लिमिटेशन सा पीरियड लग जाता है, लिमिटेशन पीरियड, कि 1 ईयर हैज इलैप्स्ड, 1 साल जो है खत्म हो चुका है, अब आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ये रास्ता बंद हो चुका है आपका। ठीक है। और ये कौन से ग्राउंड पे जा रहे हो? ऊपर देखो स्पेसिफाई कर दिया है ऊपर ही क्लियरली, ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पेसिफाइड इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1। क्लॉज सी क्या कह रहा था? कंसेंट फोर्स या फ्रॉड करा, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 में कुछ भी भले लिखा हुआ है उसके बावजूद भी वो पिटीशन एंटरटेन नहीं की जाएगी अगर आप 1 साल से ज्यादा का पीरियड हो जाता है, शादी को 1 साल से ज्यादा हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है क्लॉज सी के ग्राउंड पे आप जाते हो उसको वॉइडेबल डिक्लेयर कराने के लिए, तो कोर्ट ऐसा डिक्लेयर नहीं करेगी आपको। दूसरी कंडीशन इसमें क्या आ जाती है? कब कोर्ट जो आपकी बात नहीं सुनेगी? कोर्ट कहेगी नहीं भैया हमने आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? द पेटिशनर हैज with his or her full consent lived with the other party to the marriage as husband or wife after the force had ceased to operate, as the case may be, or the fraud had been discovered। दूसरी कंडीशन ये होती है कि भी आपको तो फ्रॉड का पता चल गया था, फिर आप आए क्यों नहीं? और आपको फोर्स का भी जो है सीज हो गई थी, आप तो आपके पास कोई दबाव नहीं था, फिर क्यों नहीं आए? आप तो खुशी खुशी उसके साथ रह रहे हो। कोर्ट को अगर ऐसा पता चलेगा, तो कोर्ट को अगर आपकी पिटीशन पढ़ के लगा कि नहीं आप तो जो है अपनी मर्जी से अपने पूरे कंसेंट से उसके साथ रह रहे थे, अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ अपनी कंसेंट से रह रहे थे, कोई फोर्स नहीं था, फ्रॉड का भी आपको पता चल गया था, फिर भी आप जो अपनी कंसेंट से खुशी खुशी रह रहे थे, कोर्ट कहेगी आप घर जाइए, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है। अगला क्या बात आती है इसमें? नेक्स्ट ये कहता है, कौन से ग्राउंड पे? अब आप जा रहे हो क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1। सबसे पहले आप क्लॉज सी के ग्राउंड पे गए, फोर्स के फ्रॉड के ग्राउंड पे, कि हमारा कंसेंट तो जबरदस्ती लिया गया था, धोखे से लिया गया था, कोर्ट ने बोला आप 1 साल के अंदर क्यों नहीं आए? पता चल गया था तो माफ करना, कोई माफी नहीं, रास्ता बंद, जाओ घर। फिर पता चल गया था तो आए क्यों नहीं? खुशी खुशी अपनी मर्जी से रह रहे थे, साफ पता चल रहा है। हाँ साहब ऐसा तो है। फिर जाओ घर, रास्ता बंद। अब आप कहते हो कि भैया ठीक है, क्लॉज सी बंद हो गया तो क्या हुआ? क्लॉज डी में जाते हैं। क्लॉज डी क्या कहता है कि आपकी जो वाइफ थी ना, आपको पता गया यार वो प्रेग्नेंट थी, हस्बैंड कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उस ग्राउंड पे अवॉइडेबल डिक्लेयर कराने जा रहा है आप शादी को, कि वो भी उसकी भी तो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। कोर्ट कहेगी वी विल नॉट एंटरटेन अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। कोर्ट को कुछ ग्राउंड्स हैं जो सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, अगर आपने ये ग्राउंड सेटिस्फाई कर दिए, ठीक है, जो इसमें बताए गए हैं सब क्लॉज डी में, तो आप इसके जो बताए गए ग्राउंड्स, अगर ये ग्राउंड्स आप सेटिस्फाई कर देते हो, 3 ग्राउंड्स हैं इसमें, तीनों ग्राउंड्स अगर सेटिस्फाई कर दिए तो हम कोर्ट कहेगी ठीक है हम आपकी बात सुन लेते हैं, हम आपको जो है डिक्री ग्रांट कर देंगे, वॉइडेबल डिक्लेयर कर देंगे आपकी शादी। पहले आप बताइए ग्राउंड्स है कि नहीं? कौन कौन से ग्राउंड्स कहते हैं? सबसे पहला, दैट द petitioner was at the time of marriage ignorant of the facts alleged, यानी कि अगर हस्बैंड को पता था शादी के वक्त कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है किसी और से, तो कोर्ट बोलेगी कि नहीं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप घर जाइए। दूसरा, द proceedings have been instituted in case of a marriage solemnized before the commencement of this act within 1 year of such commencement, and in case of marriages solemnized after the such commencement within 1 year from the date of such marriage। अब देखो इसमें दो बात आ रही है, मैं एक बार हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे तो लिख रहा है विद इन 1 ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट, ठीक है, और यहाँ लिख रहा है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। अब दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे तो ये कहता है कि अगर 1995 के बाद मैरिज हुई है आपकी, 19 वो सॉरी 1955 के बाद आपकी शादी हुई है, ठीक है, तो आपकी जो शादी जिस भी डेट को हुई है ना, मान लो आज शादी हुई है आपकी, इस डेट को शादी है, तो इससे 1 साल के अंदर अंदर आप जो है हमारे पास पिटीशन लेके आ जाओ, शादी की डेट से 1 साल के अंदर अंदर आ जाओ।
लेकिन कब, अगर आपकी शादी 1955 से पहले हुई है, इसी डेट को ये कमेंस हुआ था, ठीक है, ये डेट, ईयर ऑफ कमेंसमेंट मान के चलो 1955 ही है हमारा। लेकिन अगर आप शादी पहले हुई है, बिफोर, इधर देखो, सोलमनाइज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, 1955 से पहले अगर आपकी शादी होती है, तो उस केस में ये कहता है कि भैया बिफोर वाली मैरिज के लिए आप आ तो जाओ, हम वॉइडेबल तो डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर आना है आपको। 1955 से लेके 1 साल कितना हो गया कि 1956 तक, 1956 तक ही आ सकते हो आप, बस। अब डेट तो ये निकल चुकी है, दैट मीन्स कि इस एक्ट से पहले जितनी भी शादियां हुई थी, अब वो जो है अपने आप को वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं करा सकती है। लेकिन लेकिन सिर्फ एक ही ग्राउंड पे अप्लाई होता है ये, इस वाले ग्राउंड पे, क्लॉज डी पे। आप ये कहते हो कि आपकी बीवी शादी के वक्त ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी किसी और से, और उस ग्राउंड पे आप उसको वॉइडेबल डिक्लेयर कराना चाहते हो, और आपकी शादी 1955 से पहले हुई है, तो आप जो है, अब आपके लिए रास्ता बनता है, आप जो है अपनी शादी वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं करा सकते, क्योंकि आपको 1956 तक, 1 साल तक का ही टाइम था आने का आपके पास, ठीक है। तो बिफोर कमेंसमेंट जो मैरिजेस हुई है, वो इस ग्राउंड पे वॉइडेबल डिक्लेयर अब नहीं हो सकती, पूरे तरीके से रास्ता बंद है कि हर शादी के लिए, लेकिन सिर्फ इसी ग्राउंड पे, ठीक है। कौन सा वाला? प्रेगनेंसी वाला, ये वाला जो ग्राउंड था प्रेगनेंसी वाला। बाकी जो ये 3 क्लॉज है ना, ए, बी एंड सी, इनके लिए 1 साल वाली लिमिट नहीं है। इनके लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 1955 के बाद 1956 तक का जो 1 साल पीरियड था उसी के दौरान आना था, ऐसा कुछ नहीं है। इनके लिए डेट ऑफ मैरिज देखी जाएगी, डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं देखेंगे हम, ठीक है। ए और बी सी के जो होते हैं उसमें डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं, डेट ऑफ मैरिज, जिस दिन आपकी शादी हुई वहां से पीरियड देखेंगे हम आपका। और आफ्टर द कमेंसमेंट वाली मैरिज, जिसमें हम डेट ऑफ मैरिज देखेंगे, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट मैं आपको इसमें बताऊं, थोड़ा सा एक बार यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, बेयर एक्ट में इसको इसी तरीके से लिखना। और तीसरी कंडीशन एक और है जो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। एक तो पहली क्या चीज थी, आपको पता ही नहीं था कि जी वो प्रेग्नेंट है, हमें तो पता ही नहीं था। दूसरा, आपकी शादी जो है कमेंसमेंट से पहले हुई है, तो रास्ता तो अब बंद है ही, 2025 है, रास्ता बंद है। लेकिन अगर बाद में हुई है, तो आप जो है अपनी शादी के 1 साल के अंदर अंदर आ रहे हो, ठीक है, शादी के 1 साल के अंदर आ रहे हो, तो आपको तीसरा, मैरिटल इंटरकोर्स, इसी को कहते हैं कंज्यूमेट करना, कि आप लोगों के बीच में किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, ठीक है। किस किस के बीच में? पेटिशनर रेस्पोंडेंट के बीच में, कंसेंशुअल होना चाहिए, और वो जबरदस्ती भी नहीं, कंसेंशुअल, ठीक है। कब से नहीं हुआ है? क्या जब शादी हुई थी तब से मानेंगे, या फिर किसी और डेट से? तो ये कहता है सिंस द डिस्कवरी बाय द पेटिशनर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेड ग्राउंड। यानी कि पेटिशनर कहता है कि जी ये तो प्रेग्नेंट थी किसी और से, आपको कब पता चला? मुझे तो शादी के जो है 1 साल बाद पता चला। तो अगर आपको शादी के 1 साल बाद पता चला था, तो शादी के 1 साल बाद वाली डेट से हम देखेंगे आपका पीरियड, कि उस डेट के बाद आपके बीच में कोई इंटर मैरिटल इंटरकोर्स हुआ है क्या। अगर नहीं होता, तो कोर्ट कहेगी ठीक है, हम आपकी बात सुनेंगे, हुआ है तो नहीं सुनेंगे, ठीक है। फिलहाल इतने आज के लिए इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेक्शन नंबर 13 डाइवोर्स का आ रहा है, जो हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। आज इसके लिए इतना ही रखते हैं। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो लेक्चर्स देख लेना, पुराने यूट्यूब पे अपलोड है चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।